नमस्कार, मैं अनिरुद्ध कुमार सुधांशु स्याही ब्लू रविवारीय पुस्तक वार्ता में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी इस रविवारीय पुस्तक वार्ता के ऐसे नींव के पत्थर हैं जिन्हें मैं मानता हूं कि हम लोग जो कंगूरे बन रहे हैं वो इन्हीं के ऊपर आधारित है। सबसे पहले 15वीं रविवारीय वार्ता में मैं अपने अनिरुद्ध कुमार सुधांशु, आज पता लगा कि सुधांशु है ये, इनका अभिनंदन कर रहा हूँ। आज हम हिमालय के पुत्र रमेश पोखरियाल निशंक के जिस काव्य संकलन पर बात करने जा रहे हैं वो है तुम भी मेरे साथ चलो। आज के इस पुस्तक वार्ता के अध्यक्ष रहेंगे प्रोफेसर उमापति दीक्षित, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में नवीकरण और भाषा प्रसार विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं। आज वक्ता के रूप में हमारे पास है भिवानी में प्राचार्य के पद पर कार्य कर रहे डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा, और मुझे गर्व है इस बात का कि डॉक्टर जयप्रकाश आज मेरे साथ हैं, जिन्हें मैं बहुत निकट मानता रहा हूँ, जिन्होंने हमारे हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय से हरियाणा के राजकवि रहे। उन पर डिलीट उनके काव्य पर किया है। हमारे दूसरे वक्ता हैं डॉक्टर रुद्रेश नारायण मिश्र, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो इस समय शिक्षण कर रहे हैं। आज की इस वार्ता में डॉक्टर निशंक के जिस काव्य संकलन को हम ले रहे हैं उसका नाम है तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने एक गजल में लिखा था, कुछ देर तो बातें करें हम आइए, कुछ देर तो बातें करें हम आइए, दिल का खालीपन भरे हम आइए। मैं निमंत्रण दे रहा था कि आज हम खाली दिल वाले हो गए हैं, कहीं तो इस दिल पे खालीपन को भर ले। और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर निशंक जिस काव्य संकलन की कविताओं को आज आप विवेचित करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है तुम भी मेरे साथ चलो। तात्पर्य यह है कि वो स्वयं जिस पथ के राही हैं उस पथ पर चलने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। ये काव्य संकलन चौथा संस्करण इसका 2021 में आया है, और यहाँ मैं विशेष रूप से आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। डॉक्टर निशंक ने अपने इस संकलन को जिस समर्पण के साथ हमें दिया है वो जिसे समर्पित किया है, समर्पण इस अकलुषित प्राणी को, उस अकलुषित प्राणी को जो परहित के लिए अर्पित है। हर व्यक्ति जो दूसरों के हित में अपने आप को अर्पित कर देता है, ये कविताएं उस व्यक्ति को समर्पित है। मैं कुछ कहने से पहले इस संकलन की भूमिका लिखने वाले उत्तराखंड के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर गोविंद चातक के कुछ शब्द आपके सामने रखना चाहूंगा। डॉक्टर गोविंद चातक देवभूमि उत्तराखंड के लोक साहित्य को पहचान करने वाले ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्हें हम लोक साहित्य की दृष्टि से हिमालय का, देवभूमि का पुरोधा मानकर चलते हैं। उन्होंने लिखा है, इस कुल मिलाकर इस संग्रह की कविताएं कई रंगों की हैं। यहाँ कवि स्वप्नों और संघर्षों से रंगा है, इसलिए ये कविताएं इंद्रधनुष के समान सुंदर हैं। निशंक की कविता भाव ही नहीं भाषा के स्तर पर भी सजीव है, उसमें झूठा वाकजाल नहीं है। अपनी बात निश्चल भाव से कहने का आग्रह इन कविताओं से अंतरंग निकटता प्रदान करता है। एक ऐसे व्यक्ति की ये भूमिका है जिस व्यक्ति ने जीवन भर सरस्वत साधना की है, और इसीलिए मैं एक वाक्य डॉक्टर निशंक का भी उनकी अपनी बात से लेना चाहता हूँ। निशंक जी लिखते हैं, यह जीवन जिसे मैंने हर क्षण, हर कदम, हर मोड़, हर श्वास प्रश्वास में न केवल महसूस किया है अपितु जिया है। गरल सम इन कटु अनुभवों को मैंने अमृत सम पिया है। अब आप सोचिए, जिस कवि ने जीवन भर
सरल सम कटु अनुभवों को अमृत बनाकर दिया हो, उसके काव्य में आप निश्चय ही अमृत पाएंगे। डॉक्टर निशंक कहानीकार के रूप में हमारे सामने निरंतर आए हैं। जब हमने उनके काव्य पर विचार करने का एक नया क्रम शुरू किया तो सबसे पहले हमने प्रतीक्षा खंड काव्य को लिया था, और पिछली श्रृंखला में हमने जीवन पथ में काव्य संकलन की छोटी कविताओं को देखा था। आज जो काव्य संकलन हमारे सामने है वह है तुम भी मेरे साथ चलो। यहाँ मैं 2-3 कविताएं आपके सामने इसलिए रखना चाहूंगा कि मेरे वक्तागण और मेरे आज के अध्यक्ष जो आपके सामने इसकी महत्ता प्रदर्शित करेंगे वो कहीं ना कहीं इन कविताओं को ध्यान में रखकर अवश्य कहना चाहेंगे। पहली कविता में कहना चाहता हूं, शीर्षक है अकेला मुसाफिर। इस कविता में आपको कवि की जीवट दिखेगी, जिजीविषा दिखेगी, उसका अदम्य संकल्प दिखेगा। निशंक लिखते हैं, पथ विकट पर लक्ष्य तय है, पथ विकट पर लक्ष्य तय है, पड़ाव आने पर भी भय है, जाने कहां कब कौन होगा जो भरा विस्मौन होगा, जाने कहां कब कौन होगा जो भरा विस्मौन होगा, अब सुधा का पान करना सोच में हर पल रहा हूं, मैं मुसाफिर हूं अकेला। तात्पर्य, पग पग पर हमें विषमताएं मिलेंगी, पग पग पर हमें गरल मिलेगा, लेकिन उस गरल को हम पिए शिव की तरह, नीलकंठ की तरह। और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जीवन में अकेला ही होता है, और इसीलिए निशंक जी आप सबको निमंत्रित करते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। एक और रचना में उनकी कहना चाहूंगा, कौन जुल्म ऐसा कि मुझ पर न ढाया गया, कौन जुल्म ऐसा कि मुझ पर न ढाया गया, कौन दर्द ऐसा जो मुझ तक आया न गया, कौन सी पीड़ा शेष रही, कौन सी पीड़ा शेष रही जिसका मिलन नहीं मुझसे, क्या मिलना अवशेष रहा, मैं क्या कहूं तुझसे। और यहीं आकर मुझे लगता है कि जैसे निराला और प्रसाद कहीं ना कहीं लिखते रहे, और उन्होंने तो, प्रसाद जी ने तो लिखा था, जीवन, ये सारा जीवन दुख की गाथा रही है, क्या कहूं जो अब तक नहीं कही है। उन्होंने तो यही लिखा था एकदम कि हम किस रूप में कहां अपने दुखों को झेलने के बाद भी अपनी कविताओं में अमृत दे सकते हैं, ये इस काव्य संकलन की कविताओं का मूल है। और इसीलिए एक और रचना में देते हुए अपने वक्ताओं को निमंत्रित करूंगा, ये मत पूछो तब से अब तक कितने कांटे पाए हैं, ये मत पूछो तब से अब तक कितने कांटे पाए हैं, दुख के भीषण वन में मैंने कितने गाने गाए हैं, दुख के भीषण वन में मैंने कितने गाने गाए हैं, क्रांति पुकारी मौतें टारी फिर भी जीता जाता हूं, क्रांति पुकारी मौतें टारी फिर भी जीता जाता हूं, जीवन पथ में कदम कदम पर चोट हृदय पर पाता हूं। अब आप देख लीजिए, ऐसा कवि जिसने जीवन भर संतरास को झेला हो, जिसने जीवन भर अपने आप को कहीं ना कहीं संकटों में देखा हो, जिसने विषमताएं झेली हो, जिसने इतने कष्ट सहे हो, और उसके बाद भी उसकी सारस्वत साधना रुकी नहीं। अंत में एक और 2 लाइनें मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं निशंक की काव्य साधना स्वयं में स्वयं को ढूंढने की रही है, और इसीलिए वो लिखते हैं, घोषणा करते हैं, उन्मुक्त रहने दो मुझे, उन्मुक्त रहने दो मुझे, बंधन न डालो पांव में, स्वयं को ही स्वयं की रहने दो कुछ दिन छांव में। अब आप देखिए दार्शनिकता का कितना बड़ा एक रूप आपके सामने आ रहा, स्वयं को ही स्वयं की रहने दो कुछ दिन छांव में। हम, अगर कोई हमारा सगा हो सकता है तो हम स्वयं हो सकते हैं। कोई दूसरा आकर हमें सांत्वना देगा, कुछ देर की देगा, लेकिन जीवट तो अपनी है, जिजीविषा तो अपनी है, संकल्प तो अपने हैं। और इसी जिजीविषा, इसी जीवट और इसी संकल्प शक्ति को लेकर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक अपनी कविताओं में हमारे सामने आते हैं। आज मैंने आपसे बताया है कि मेरे सामने अध्यक्ष के रूप में
डॉक्टर उमापति दीक्षित हैं। वक्ता के रूप में जयप्रकाश शर्मा और रुद्रेश नारायण मिश्र दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं। मैं रुद्रेश जी को पहले निमंत्रण देना चाहूंगा और एक निवेदन करना चाहूंगा कि 10 से 12 मिनट हम वक्ताओं के लिए रखते हैं। वैसे कोई बंधन नहीं, 12 का अगर 13 मिनट भी हो जाती है तो हम रोकेंगे नहीं, लेकिन ध्यान रखें कि दूसरे व्यक्ति भी अपनी बात कहना चाहेंगे। 12 से 13-14 मिनट भी अगर आप कर लेते हैं तो दूसरा व्यक्ति कहीं उसको कोशिश करे कि वो उसको मेकअप कर सके। मैं बुला रहा हूँ डॉक्टर रुद्रेश नारायण मिश्र को, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। आइए रुद्रेश जी, आपका अभिनंदन, जी, स्वागत। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बाकी सभी आचार्य जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और मित्र अनुरोध, और साथ में उमापति दीक्षित सर और क्या कहते हैं ना, बाकी जितने भी उपस्थित सज्जनगण हैं सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं अन्यतम कहीं कहते हैं ना इधर उधर की बातें ना करते हुए विषय पे आना चाहूंगा, क्योंकि सर ने विषय रखने के लिए बहुत कम समय है और उसमें मुझे अपना विषय रखना है। तो इसीलिए मैं रमेश पोखरियाल निशंक क्या कहते हैं जी का जो सबसे बड़ी क्या कहते हैं ना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि वही रही कि जैसे सर ने बताया कि कविता में होने के बाद माँ सरस्वती का जो उनको आशीर्वाद प्राप्त रहा और हमेशा से जो प्राप्त रहा वो हमेशा संग रहा, चाहे वो स्थितियां कैसी भी रही हो। इसीलिए उनकी मुझे एक छोटी सी कविता याद आ रही है, जो कविता याद आ रही है कि जिंदगी मौत दोनों ही संग संग रहें, जाने जीवन में कितने थपेड़े सहें। क्या बात जिंदगी मौत दोनों ही संग संग रहें, जाने जीवन में कितने थपेड़े सहें, हर थपेड़ा हुआ आज मेरा है, इस तरह दर्दों का घेरा है। तो मैं इस तरह से मैं कहना चाहूंगा कि हमारा विषय है कि तुम भी मेरे साथ चलो। साथ चलने का मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं वो साथ जो है वो अपनेपन का है, अपने लगाव का है, अपने साहित्य और अपने संसार का है। वह संसार जिसे हम कहीं छोड़ आते हैं, वह संसार जिसे हम कभी जीना चाहते हैं, वह संसार जो हमारे लिए कभी वैराग्य हो जाता है, वह संसार जिसके पीछे पीछे हम कभी भाग जाते हैं। तो इसी तरीके से जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो, उनकी कई कविताएं, जब यह पुस्तक मेरे पास आई और मैंने कविताएं पढ़ी तो वाकई में मैं उनको उनकी कविताएं बराबर लगातार पढ़ता रहा। लेकिन जब मैंने उनकी कविताएं पढ़ी तो कुछ कविताएं तो आपने भी बताया कि कुछ कविताएं जैसे अकेला मुसाफिर है, या बंधन तो, या क्या मिलना शेष रहा, या संभलना पड़ेगा, लाश पड़ी थी। तो इस तरह की कुछ कविताएं ऐसी उनकी रही जो वाकई में एक समाज को दिखाता है, एक समाज की उस दुख को, उस दर्द को, उस राष्ट्रीय अस्मिता को प्रकट करता है जो कहीं ना कहीं अछूता रहा है। कई बार जब उनके कविताओं को पढ़ते हुए कई लाइनों में ऐसा महसूस होता है कि मैं नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन कई बार मुक्तिबोध की भी मुझे याद आने लगती है। जैसे वो कहते हैं, किसने किसको कब मिटाया, इस उम्र तक करते व जुड़ते, देख बहुत मिलते बिछुड़ते, आज अंदर और बाहर हर और मैं रहा हूं, मैं मुसाफिर हूं अकेला। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब कि जो अंदर की लालसा है, लालसा अपने आप को वहां देखने की जहां पर लोगों के दुख दर्द मिटाए जा सके, दुख दर्द को कम की जा सके। और इसी तरीके से जब वो कहते हैं एक जगह कि अलौकित है दुनिया तेरी, ईश मुझे घनघोर अंधेरी, कोई अंधा दर दर भटके, यह कैसी माया है तेरी। यानी कहीं ना कहीं अपने आप के अंतरात्मा से लड़ना, वह अंतरात्मा जो समाज को एक रास्ता दिखाता है, वह ईश से लड़ना चाहते हैं। वो ईश को बताना चाहते हैं कि हे ईश्वर, तुम तो अगर मेरे हो तो मेरे व्यक्ति जो है, मेरा जो संसार है, मेरी जो दुनिया है, वो कैसे मुझसे रूठी रह सकती है, वो तुमको कैसे, यही बात है। तो ने स्वयं की लाश को पटका, स्वयं की लाश को पटकने से मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है, अगर आप देखिए न जाने आज कितने ही जो इस तरीके से आज पूरा का पूरा संसार पूरा कोरोना काल में ग्रसित रहा, तो वहां पर उनकी ये कविताएं एक संदेश दे जाती है कि किस तरीके से स्वयं के हाथे ही उसने स्वयं की लाश को पटका। तो कहीं ना कहीं वो दर्द जीता है। वो दर्द किसकी है? वो समाज का दर्द है, वो राष्ट्र का दर्द है। और उसी सामने वह एक दिन कह पाते हैं कि एक दिन वृक्ष बन छाया सभी को दे सकेगा, फूल फल अनगिनत रहेंगे, भटका पथिक
भी ले सकेगा। यानी जो भटका हुआ है, जो रास्ते से अलग हो चुका है, वो रास्ता कहीं और है, दूर तक खाई है। कहने यही है कि अपना वह अपनों को कहीं दूर नहीं जाने देना। वह अपना कौन है? वह अपना वही है जो स्वार्थ में जकड़ा हुआ नहीं हो, जो माया में पकड़ा हुआ नहीं हो, हिंसक का पुजारी नहीं हो और दानव सूचक। इसलिए वह जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। उनकी कविता जो है उन सभी विरोधों के संघर्षों को दिखाता है। वो हर कदम जो है उनको सहकर भी आगे बढ़ता है, और इसीलिए वो एक जगह कहते हैं, शक्ति सांस को धैर्य देता रहा, चलकते हुए अश्रु पीता रहा, कंटक किरण राहों में बढ़ता रहा, जिंदगी मौत से रोज लड़ता रहा। तो ये जिंदगी मौत किसकी है? ये जिंदगी मौत हमारी है, आपकी है, हमारे अंदर के भावों की है, जो कभी सरहद पे लड़ता है तो कभी अपने अंतर आत्मा से लड़ता है। तो वह अपने अंतर आत्मा से लड़ने के साथ साथ जब उस समाज के प्रति अपनी एक जिम्मेदारी को समझता है, अपने एक निस्वार्थ पन्ने को देख है, वो देख समाज आगे बढ़ रहा है। यही जो शुरुआत में कहा, मानसिक रूप में हमारे सामने आता है। आप अगर कहीं एक और अगर बात करूं तो वह एक जगह कहते कि शांत बहने दो, शांत बहने को गोद कहते हैं, जिसे उसी में बहा है। शांत बहने दो मुझे है, बिना कहे इस रूप में एक पूरा एक संचार है। उस संचार के माध्यम से जो है, उस संचार के माध्यम से जो है वह उन चीजों को देख रहे होते हैं, उन चीजों को पहचान रहे होते हैं, उस समाज को जी रहे होते हैं, और इसीलिए उस बंधन को वो जीना चाहते हैं एक तरफ, तो उन बंधन को एक बार दिखना भी पसंद करते हैं। चाहे वो चुप कर वह किसी समाज, ऐसे समाज में वो चुप्पी नहीं साध बैठना चाहते जहां समाज जो है एक घनघोर अंधकार में पड़ा हो। उस अंधकार से निकालने की उनकी कोशिश कविताओं के माध्यम से वो निश्चल रूप में सभी को प्रेरित करता है। वह जीवन के उस कहते हैं एक हंसी को चेहरे पे लाने की कोशिश करता है, और यही कारण है कि जब उनकी कविताएं आती है, मैं कुछ और एक दो कविताओं का और मैं उदाहरण देते हुए मैं अपनी बात को पूरी रखूंगा। और कहते हैं कि तेरे लिए मैंने निज को मिटाया। तो जब इनकी कविता मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि निज को मिटाना ही स्वभावगत इंसान की अपनी प्रकृति होनी चाहिए। तो वहां एक जगह कहते हैं कि तेरे लिए मैंने निज को मिटाया, तेरे लिए मैंने दर्द को पाया, फिर भी मैं तो हर क्षण मुस्कुराया। यानी एक मुस्कुराना, यानी अपने आप को खो जाने में जो एक खुशी है, दूसरों के ऊपर निछावर हो जाना। निछावर किसके प्रति? यानी समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने देश प्रेम के प्रति, एक राष्ट्रवाद के प्रति। और इसीलिए जो है जब उस समाज जो है इन चीजों के प्रति जब वो कहते हैं और कभी उनको बेचैनी होती है, तो मुझे लगता है ओ दूजा युग पास ना आया। यानी वह युग की परिकल्पना जिसकी परिकल्पना हम स्वयं के लिए करते हैं, वह परिकल्पना जो हम दूसरों के जीवन में अंधियारा को मिटाकर उनके जीवन में ज्योतित अपने करते रहते हैं। तो इसी तरीके से उस जीवन को आगे बढ़ाना, और हिम के शिखर पर बहता हुआ प्राणी जिस तरीके से जल बढ़ता है, जल कहता है, तो उस क्षण ना जो उनके बिल्कुल अलग था, उनके क्षणिक, उनके कहते हैं जीवन के हर एक क्षण को समाज के प्रति समर्पित करना, राष्ट्र के प्रति समर्पित करना, और यह भूल जाना कि मेरे स्वार्थ में क्या है, मेरे लिए क्या है, मैं कौन हूँ, स्वयं को मिटाकर समाज की उस नई दृष्टि को देना। यही निशंक जी के कविताओं में हर क्षण हर पल कहीं ना कहीं दिखता है। हर पल है कि को उचित शामिल होना चाहिए, और इसीलिए एक और वो कहते हैं, छोड़ना है मुझको बन रह रहा जैसे।
यानी उनका जो प्राण है वह इन्हीं हवाओं में है, वह इन्हीं इसी मिट्टी में है। वो उस जब मैं, क्योंकि पहाड़ के निशंक जी हैं, और पहाड़ के जब पानी पीते हुए आप देखते हैं कि जब हिमालय से उतरते हुए पानी जब निश्चल भाव में उसी तरीके से आपको मिठास देता है, तो उनकी कविताओं में कहीं ना कहीं वो मिठास है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ना पूर्ण रूप में रखता हूँ, और मैं योगेंद्र सर से मैं चाहूंगा कि आगे जो है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस वक्त को देने के लिए। रुद्रेश जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आपने संक्षेप में निशंक जी के इस काव्य संकलन को बहुत अच्छी तरह से हम सबके सामने रखा है। विशेष रूप से आपने मुक्तिबोध को याद किया। मैं तो निराला को याद करता हूं, जब वो अपनी रचना लिखते हैं, मैं अकेला। हर व्यक्ति इस जीवन में अकेला ही तो है, और अकेला होते हुए भी जब वो अपने भीतर राष्ट्र को समा लेता है, जब अपने भीतर समाज को ले लेता है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए उनकी एक कविता, वही कहीं दूर जाना चाहिए, देखिए क्या लिखते हैं। मन करता है कि यहाँ से कहीं दूर, दूर को लिखते दूर जाना, बहुत दूर चले जाना चाहिए, किंतु शर्त ये है, अब देखिए दूर जाने की शर्त क्या है, किंतु शर्त ये है कि वहां स्वार्थों में झगड़ा, माया को पकड़ा, हिंसा का पूजक, दानव सूचक आदमी कहलाने वाला आज का ये आदमी नहीं आना चाहिए। कहां बात करते हैं निशंक, वो जाना चाहते हैं कहीं दूर, लेकिन दूर वहां जहां स्वर्ग हो, जहां आदमी आदमी से जूझता ना हो, जहां आदमी आदमी से जलता ना हो, जहां हिंसा का पूजक ना हो, जहां दानव का सूचक ना हो। ऐसा कवि जब हमारे सामने आता है तो निश्चय ही हम महसूस करते हैं कि वो सरस्वती की सच्ची साधना करने वाला है। आपको बहुत धन्यवाद रुद्रेश जी, आपको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद और सर, अब धन्यवाद जिन्हें सर, निमंत्रित धन्यवाद कर सर। रहा हूँ, डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा। मैं बता रहा था आपसे कि उन्होंने हरियाणा के राजकवि कहे जाने वाले महाकवि उदय भानु हंस जी के काव्य पर डीलिट की उपाधि मेरे गढ़वाल विश्वविद्यालय से प्राप्त की है, और बहुत लिखते पढ़ते हैं। आजकल एक महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर जयप्रकाश भिवानी से आते हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर जयप्रकाश इस काव्य संकलन पर अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत करें। डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा भिवानी से। डॉक्टर जयप्रकाश बोलिए। सर अपना माइक म्यूट कर लीजिए, तो अनम्यूट कर लीजिए सर। अनम्यूट करो इसको। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। वो म्यूट हुआ होगा, उस पर उंगली मार दीजिए। डॉक्टर जयप्रकाश अनम्यूट कर लीजिए इसको। लगता है कुछ समस्या आ गई उनके साथ। सर उनको है ना के लिए बोली, शायद वो रिज्वाइन करने से हो जाएगा। हाँ जयप्रकाश, आप सुन रहे हैं हमारी बात? रिज्वाइन सर कर लीजिए, रिज्वाइन। एक बार आप एग्जिट होके रिज्वाइन कर लीजिए। दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, एक बार इसको बंद करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। आवाज आ रही है। हेलो, आ गई। हाँ बोलिए, बोलिए डॉक्टर प्रणाम सर। प्रणाम, चलिए शुरू कीजिए। आदरणीय दीक्षित जी को भी प्रणाम, उपस्थित सभी बंधुओं को प्रणाम। निशंक जी के पीछे कर लीजिए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए तो। हाँ, अब आप बढ़िया आ रहे हैं, देखिए। निशंक जी के काव्य संकलन तुम भी मेरे साथ चलो का शीर्षक ही अपने आप में इतना प्रभावशाली है, जैसे आह्वान करते हो जन का कि आओ जिस पथ पर मैं चल रहा हूँ उस पथ पर आप भी चलो। निशंक जी को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कहीं वो कबीर है, कहीं वो तुलसी है, और कहीं वो आदरणीय अटल जी की एक महान परंपरा के
सारथी हैं। मुझे अध्ययन करते वक्त लगा कि कबीर जैसी उनकी वाणी आती है, ना घर तेरा ना घर मेरा की तर्ज पर। वो कहते हैं, ये मानव, ये जंगल, ये पर्वत, ये हवाएं सब किराए के हैं जिन पर कर लगता है। निशंक जी दीपक का हौसला बढ़ाते हैं, उसको सम्मान देते हैं। आज इस निष्प्राण तम में, आज इस निष्प्राण तम में प्राण बन मुझको समाना, जो अंधेरे में भटकते रोशनी उनको दिखाना। तुम भी मेरे साथ चलो संग्रह की कविताएं बहुरंगी हैं। निशंक जी की आत्मोक्ति, जीवन मृत्यु से जूझते हुए इस विकल पथिक ने गूंगे इतिहास, बांझ व्यवस्था से विद्रोह ही नहीं किया, बल्कि निराशा के घोरतम में आशा के सुप्रभात को देखा है। यह जीवन जिसे मैंने हर क्षण, हर कदम, हर मोड़ और हर श्वास प्रश्वास में न केवल महसूस किया है अपितु जिया है, अनुभव को अमृत में किया है। दुनिया में लोग मेरा करते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ तेरा मेरा करते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं अपना, नहीं कोई बसेरा है, जिसे भी आना है लगा के जाना है, ना कोई तेरा ना कोई मेरा। आत्म जागृत अवस्था में अपने आप को अनुभव करते हैं निशंक जी। आवाज देकर पुकारा क्यों उसको, जो गहरा छिपा था मेरा दर्द गाना। बताया तो मैंने बहुत कुछ था तुमको, जगा हूँ श्रम में मुझे न जगाना। वो आत्मदीप्त कवि हैं, वो श्रम जागृत हैं, वो कहते हैं मुझे मत जगाओ। ये अभाव हर जीवन में रहता है, जिसे चाहा वो मिला नहीं। ऐसी अवस्था में गीतों में भी रुदन ही आ जाता है। जिसे वह ढूंढने निकला कहीं उसको न पाया था, तभी तो आंख भर भर कर उसने गीत गाया था। कवि जीवन के सारे विपरीत को, प्रतिकूल को, सबको स्वीकारता है, उससे जूझता है, सब विरोध से संघर्ष करता रहा। जख्मों को निज के मैं भरता रहा, गिरते स्वयं को पकड़ता रहा, जिंदगी मौत से रोज लड़ता रहा। निशंक जी की कविता सीधे मन पर जाती है। इन्हें प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, ना इन्हें अलंकारों की आवश्यकता। कविता की भाषा इतनी सहज, इतनी सरल और इतनी संप्रेष्य है कि अर्थ अपना आप प्रतीत होता है। गौर भौतिकवादी व्यवस्था और पैसे का महत्व आज के समाज का सत्य बन चुका है। कवि निशंक को भी ये स्थिति कचोटती है। कैसा अद्भुत काल ये आया, मानव हुआ दानवों जैसा, आगे पीछे और नहीं कुछ, केवल इसके पैसा पैसा। क्या बात है। जीवन परमात्मा की नेमत है, कृपा है, कवि उसी को खुशी से जीना स्वीकार करता है और कहता है, सबसे अच्छा यदि लगता चुप रहकर पीड़ा पीना, खुशी खुशी स्वीकार किया है ऐसा ही जीवन जीना। जो पीड़ा पीकर जीवन को खुशी खुशी जीना चाहते हैं, ऐसे कवि हैं निशंक जी। समय के परिवर्तनों को कवि ने सहज भाव से नहीं स्वीकारा। कभी था उन्मुक्त हंसना, आज की हंसी बदली हुई है। वो उस हंसी की बात कर रहे हैं जब हंसी में उन्मुक्तता थी। कभी था उन्मुक्त हंसना, ओ कभी उन्मुक्त रहना, आज कैसा समय आया, अब हंसी भी डस रही। आज की हंसी डस रही है, उसमें दिखावापन है, वो सत्य नहीं। आज की गलत को निशंक जी ने यह बात
कोठी पर आग होगी, कविता कही है। यह जलती आग तुमने मिलकर नहीं बुझाई, ये आज का सत्य है। झोंपड़ी से कोठी पर होगी। कुछ व्यवधान हो गया है। मैं शुरू हो रहा हूँ। हाँ, शुरू भगवान करिए। ने मनुष्य को समर्थ और सक्षम बनाया है, परंतु मनुष्य जब स्थिरता और अकर्मण्यता को ओढ़ लेता है तो उसके मन में बेचारगी की भावना आ जाती है। ईश ने तो सब दिया है और हर गुण भी दिया है, दोस्तों पे क्यों किसी पर संघर्ष हमने कब किया है। कवि मनुष्य को साहस और मनोबल प्रदान करता है। अपनी कविता टूटना नहीं में कवि कहता है, टूटना नहीं बिल्कुल भी, तुझे टूटना नहीं है। टूटेगा तो टूटेंगे तेरे अरमान, टूटेंगी तेरी हर सुबह और शाम। दीप चाहे कोई भी हो, सूरज का वंशज होता है। कवि ने दीप को इसी महत्व को कुछ इस प्रकार बताया है। डूबे थे इस चिंता में जब, तभी सुहाना दीपक आया, आते ही पल भर में उसने जीवन का तंदूर भगाया। और इस प्रकार दीपक ने जीवन का अंधकार को मिटा दिया।
जल रहा प्रकाश देंगे स्वयं के तल अंधियारा। दीप की ये विडंबना है कि उसके नीचे अंधेरा होता है, पर हमें ज्योतित करने मिटाया तम है हमारा। मैं निशंक जी पर बोलने का मुझे जो अवसर मिला, मुझे मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं आप सबसे ये कहते अब अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। तब भी मधु मुस्कान बताओ तुमने क्या क्या पाया, कड़वा भी सुमुधर कर डाला, लगता अमृत फल पाया। धन्यवाद। आभार। बहुत सुंदर डॉक्टर जयप्रकाश। व्यवधान इस भले ही प्रयास आया के हो। लिए मैं दो पंक्तियां अवश्य कहना चाहूंगा। हाँ कहें। रातों के अंधेरों में सूरज नहीं दिखता है, हाँ रातों के अंधेरों में सूरज नहीं दिखता है, सराहो उस दीप को जो चीर अंधकार का वक्ष आलोक किरण लिखता है। ये प्रयास आलोक किरण लिखने का है। इस प्रयास के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दीक्षित जी, बहुत सुंदर। मुझे आपसे भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं आभारी हूँ और धन्य हूँ अपने आप को मैं कृतकार्य से। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर डॉक्टर जयप्रकाश, बहुत सुंदर। आपने निशंक जी की कविताओं को बहुत गहराई से परखा है और आपने जो एक विशेष बात कही, दीप चाहे कोई भी हो, दीप चाहे कोई भी हो, सूरज का वंशज होता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की वो छोटी सी कहानी तो है, जब सूर्य अस्ताचल को जा रहा था तो बड़े गर्व से सूर्य ने पूछा, मैं जा रहा हूँ, अब कौन इस संसार को उजाला करेगा? तभी झोपड़ी से एक छोटा सा दिया बोला था, दादा जितनी शक्ति है उस शक्ति रहते मैं अंधकार से लड़ता जरूर रहूंगा। अंधकार से लड़ने वाला व्यक्ति कवि होता है और कवि निशंक में वो तेज है, वो ओज है, उनकी कविताओं में वो स्वर है जो आज अंधेरे से लड़ने की शक्ति हमें देता है। तभी वो हमसे कहते हैं तुम भी मेरे साथ चलो। सचमुच ये कविताएं, जैसे मेरे दोनों वक्ताओं ने, रुद्रेश जी और जयप्रकाश जी दोनों ने जिस तरह से निशंक जी की इन कविताओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वो अपने आप में बताता है कि निशंक जी की कविताओं की आत्मा को इन दोनों ने विशेष रूप से देखा है। मैं निमंत्रित कर रहा हूँ आज की इस हमारी वार्ता के अध्यक्ष प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी को, वे अपनी बात हमारे सामने प्रस्तुत करें और दोनों वक्ताओं के वक्तव्य को भी अपने आप में सम्मिलित करते हुए अपनी वाणी का अमृत हम सबको दें। उमापति दीक्षित। श्रद्धेय गुरुदेव के श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए और आपका आशीर्वाद है इस मंच पर, तो स्याही ब्लू रविवारी पुस्तक वार्ता में आपके रहते हुए कुछ बोलना यह मेरे लिए बहुत ही संकोच की भी बात है कि सूर्य के आगे दीपक दिखाना, लेकिन मैं साहस करूंगा कि आज के जिन दोनों वक्ताओं ने डॉक्टर निशंक का रचना संसार जो केंद्रित विषय है, जिस पर उनकी कविता को केंद्रित करते हुए कि तुम भी मेरे साथ चलो, इस पर विचार विमर्श करने के लिए जो आहूत दो विद्वान वक्ताओं को निमंत्रित किया गया था, सभी को पहले तो मैं यथेष्ट अभिवादन के साथ और यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को जो भी इस मंच से जुड़े हुए हैं सबको यथेष्ट अभिवादन करता हूं। और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अनुरुद्ध कुमार जी, सत्यभान सिंह जी और संचालन में डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार जी ही हैं। डॉक्टर रुद्रेश नारायण मिश्र जी जो प्रथम वक्ता के रूप में हम लोगों को अपने उद्बोधन से रचनाओं के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराया, जिन्होंने डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा जी जो एक विद्वान मनीषी हैं, थोड़ा तकनीकी व्यवधान की वजह से व्यतिक्रम हुआ लेकिन आपने अपनी बात रखी।
मैं इस रचना संसार की जो केंद्रीय विषय है, तुम भी मेरे साथ चलो। निशंक जी साहित्यकार हैं, मनीषी हैं, विद्वान हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं और जीवन के संघर्ष में अपने को देखते हुए जो उन्होंने भोगा है, जो यथार्थ जिया है, वही उनकी कविताओं में प्रांजल भाषा के रूप में हमें परिलक्षित मिलता है। जिस तरीके से हिमालय से गंगा निकलती है अनवरत, वह प्रवाह जो कहीं भी रुकते हुए भी रुकता सा नहीं लगता, वह बात जो सबकी बात बन जाती है, जब लगता है कि शायद मैं यही कहना चाहता था। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो अपने संघर्ष की पृष्ठभूमि में इन कविताओं का मूल्यांकन करेगा, इन कविताओं में शायद उसको अपने जीवन की एक झांकी भी दिखाई पड़ेगी। मेरा यह मानना है कि जब जीवन पथ के संघर्ष में निशंक जी राष्ट्रीय अस्मिता की बोध से यह कहते हैं कि तोड़ सको तो तोड़ो बंधन, तोड़ सको तो तोड़ो बंधन, जो तुमको जकड़े है, कर्म करो व कारा तोड़ो, जो तुमको पकड़े हैं। ये कर्म के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली कविता, जो हमें युगों युगों से एक संदेश मिलता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो अपने भीतर की उस कुंठा को, उस संत्रास को, उस वितृष्णा को पहले अब मुक्त करो और जीवन में जो संघर्ष है उसको विषपान करने की ताकत पैदा करो अपने भीतर। क्योंकि ये जीवन से ही उन्होंने प्राप्त किया है। उस संघर्ष को हमें बताया है कि जिसको तुम गरल पान कहते हो, उसको कितने साधारण से शब्दों में जनता के बीच में यह साहस वही साधक, वही मनस्वी, वही चिंतक कह सकता है। जब पहले हम संस्कृत से भी लेंगे कि महाजन ये न गतः सपंथा, तो निशंक जी जब जीवन के उस शाश्वत मूल्यों को, उस निकष पर अपने आप को तौलने के बाद तब ये कहते हैं कि क्या बताऊं इस हृदय की वेदना की उस व्यथा को, इतिहास लंबा है जिसका, कहूं कैसे उस कथा को। श्रद्धेय गुरुदेव ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में जयशंकर प्रसाद जी को भी याद किया था कि क्या कहना जो नहीं कही, अब क्या कहना जो नहीं कही, दुख ही जीवन की कथा रही। तो हर संघर्ष करने वाले उस व्यक्ति के मन के भीतर यदि आप देखेंगे तो हम कविता भले न कर सके, ईश्वर सबको वो शक्ति नहीं देता, वो मनस्वी साधक और शब्द साधक नहीं बन पाता, लेकिन जब वह लोक के बीच में अपने विचारों को रखता है तो शायद मैं भी आज कहूंगा कि यह बात जो मैं मुझसे छूट रही थी, शायद निशंक जी ने ये बात कह दी अपनी रचना में कि टूटना नहीं में तुम भी मेरे साथ चलो में एक शीर्षक है। टूटना नहीं बिल्कुल भी, तुझे टूटना नहीं है, टूटेगा तो टूटेंगे तेरे अरमान, टूटेगी तेरी हर सुबह और शाम, जिंदगी घने कोहरे में बदल जाएगी, हर नजर तेरी घोर अंधेरा पाएगी, ये दुनिया तेरी हंसी उड़ाएगी। कितने साधारण तरीके से हर जन की बात, सबके मन की बात को कविताओं में हम देख रहे हैं। और यह साहस बिरला कोई कर पाता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, यदि तृषित हो, यदि तुम संघर्ष में जटित हो, यदि तुम्हारे भीतर कोई अंतर वेदना है, कोई आग जल रही है, जीवन में सब कुछ वैसा ही नहीं मिला जैसा तुमने चाहा, तो तुम्हें चलना पड़ेगा मेरे साथ। यही निशंक जी प्रेरणा देते हैं अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों में। उनके पूरे रचना संसार को कुछ घंटों में हम नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे जो यह 15वीं कड़ी के रूप में आज आपने फिर एक चर्चा का बिंदु रखा है, तो इसमें मैंने इन दोनों वक्ताओं को सुना, उनकी कविताओं का पृष्ठपेषण न करूं, इसलिए बस एक बात जो मन में आती है कि हम संस्कृत के श्लोक तो पढ़ते हैं, उस पर जीते हैं, अगर वह सुभाषित हैं, तो निशंक जी की कविताओं को यदि आप सूक्ति रूप में जीवन के पथ को आलोकित करने के लिए भी पढ़ें
तो हमारा बहुत बड़ा मार्गदर्शन करेंगी। हर विद्यार्थी के लिए, शोधार्थी के लिए, जीवन से थके हुए लोगों के लिए, जिनको लगता है कि यह सब कुछ बिल्कुल उपहार स्वरूप जीवन में मिला है, नहीं, आपको उनके जीवन को देखना पड़ेगा। वह कांटे, वह शूल जिस पर पग रख करके वो आगे बढ़े हैं, और न केवल एक बड़े साहित्यकार के रूप में, एक बड़े रचनाकार के रूप में, एक इतने बड़े राजनेता के रूप में अपनी छवि बनाई है, तो उसकी पृष्ठभूमि कोई आसान नहीं हो सकती। मैं आज भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा हूं इस मंच के लिए कि जिन्होंने इतने बड़े रचनाकार को चुना, उनकी रचनाओं के परिप्रेक्ष्य में अपने मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हम सभी लोगों के मस्तिष्क में अनेक अनेक विचारधाराएं हैं। हम उसके मूल तत्व को पकड़ करके, जिस तरीके से एक कंठ विष पाई, उसी तरीके से यह जो गरल पान निशंक जी ने किया है, और जो वाग्देवी सरस्वती की महान अनुकंपा से शब्द साधक के रूप में जो उनके निःसृत हुए हैं वाणी से, और मनसा वाचा कर्मणा, जो एक हिमालय पुत्र कहे जाने के अधिकारी हैं, क्योंकि वहां हिमालय में तपस्या है, सबके प्रति समष्टि और व्यस्त के कल्याण की बात करने वाले कवि का मन है, और निश्चल प्रांजल शब्दों के माध्यम से हमारे बीच अपनी भावनाओं को रखते हैं। हम उनको पुनः इस सृजन शक्ति की प्रेरणा के लिए मां वाग्देवी सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि आपका निरंतर प्रवाह बना रहे, साहित्य की साधना आप करते रहें, आप यशस्वी हों, स्वस्थ हों। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और यहाँ पर उपस्थित संरक्षक के रूप में अपने श्रद्धेय गुरुदेव योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी के चरणों में श्रद्धावनत होता हूं। यहाँ उपस्थित सभी को यथेष्ट अभिवादन के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी। आपने बहुत संक्षेप में निशंक जी की कविताओं के प्राण तत्व को हमारे समक्ष रखा है। वास्तव में ये श्रावण मास भगवान शिव का ही मास माना जाता है, और मेरे कंठन में जहाँ मानी जाती है, यहीं आकर के उन्होंने उमा को देखा था कि वो दक्ष की पुत्री के रूप में कैसे अपने पति का अपमान सहकर वो में कूद पड़ी थी, ये विक्रम में कूद पड़ी थी। इसी श्रावण मास में शिव ने गरल किया है। हम सब उनके उसी गरल को शांत करने के लिए माँ गंगा के जल से उनका स्तवन करते रहते हैं। और सचमुच हिमालय पुत्र मेरे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी जीवन भर विषमताओं का, जीवन भर गरीबी का, जीवन भर यहाँ के संघर्षों का जो गरल पान किया है, आज उस गरल पान को करके मैं कह सकता हूँ वो स्वयं नीलकंठ ही हो गए हैं। और यही कारण है कि मैंने आपसे कहा था उनकी भूमिका से जो शब्द चुने थे, मैं फिर वो उन शब्दों कह रहा हूँ, गरल सम इन कटु अनुभवों को मैंने अमृत सम पिया है। बहुत कम ऐसे रचनाकार होते हैं जो सरल जीवन में जो गरल आता है उसको भी अमृत बनाकर चल जाएं। मेरे गीत का एक छंद होता है, क्या मिलेगा उलझनों में जिंदगी बेहद सरल है, क्या मिलेगा उलझनों में जिंदगी बेहद सरल है, काम यदि आए जगत के मधु बनेगा जो गरल है। तो मधु तभी गरल बन पाता है जब हम परोपकार में जीने लगे। 18 पुराणों का सार अगर कहीं महर्षि वेद व्यास ने बताया है तो परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, यही तो कहा है। तो आज अगर मेरा निशंक आपको ये उद्बोधन देता है कि मेरे साथ चलो, तुम भी मेरे साथ चलो, अगर केवल मेरे साथ चलो हो जाता तो कुछ ना होता, वहां तुम कहकर वो आत्मीयता के साथ आपको निमंत्रित कर रहा है। वो कहते हैं तुम भी मेरे साथ चलो, 2 कदम बढ़ोगे तो मेरे कदम तुम्हारे साथ मिलकर 4 हो जाएंगे, और संभवतः हम लोग उस मंजिल को पा जाएं जहां गरल भी अमृत बन जाता है। इस कविता संग्रह में आज से कम 20 वर्ष पहले के उस निशंक की कविताओं को आप पा रहे हैं, जब निशंक अपने जीवन में विषमताओं से जूझ रहा था, जब निशंक अपने जीवन की उन सारी कठिनाइयों को अमृत बनाने में तुला हुआ था, जिस समय वो चाहता था कि जब मेरे साथ चलोगे तो जो ये हंसी डसती है आपको, वो हंसने वाली डसने वाली हंसी
सचमुच में कहीं ना कहीं आपको जिलाने वाली हंसी बन जाएगी। और सचमुच एक दीप के रूप में निशंक जी ने हमें अंधेरे में भी उजाला दिया है। आज का ये हमारा पुस्तक वार्ता का क्रम निश्चय ही बहुत सफल रहा है। मैं आज के अध्यक्ष प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी का आभारी हूँ। मैं आज के हमारे वक्ता रुद्रेश नारायण मिश्र जी का आभारी हूँ, और मेरे अत्यंत प्रिय डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा का मैं आभारी हूँ। और सबसे बड़ा कृतज्ञ मैं होता हूँ ब्लू बुक स्याही ब्लू बुक के सत्यभान सिंह का और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनिरुद्ध कुमार का। ये दोनों जिस मनोयोग से प्रत्येक रविवार शाम 4 बजे हम लोगों को जोड़ देते हैं उस संसार से जहां हम निशंक के साहित्य संसार की बातें करते हैं, कविताओं की बातें आजकल हम कर रहे हैं। बहुत जल्दी जब कविताओं के 13-14 हमारे संस्करण पूरे हो जाएंगे, हम उपन्यासों पर आएंगे। मैं चाहूंगा कि आज के तीनों वक्ता यदि अपने इन विचारों को एक आलेख के रूप में हमें दे सकें, तो हम लोगों ने सोचा है कि हम इन्हें पुस्तकाकार भी लाएंगे। आप अगर हमें दे सकेंगे, कोई बंधन नहीं है कि आप हमें तुरंत दें। आप 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, अपनी सुविधा के अनुसार। आज जो आपने अपनी बात कही है, कुछ व्यवधान तकनीकी भले ही आया है, लेकिन आपकी बात सब तक पहुंची है। मैं आप सभी का अभिनंदन कर रहा हूं, और विशेष रूप से फिर आशीर्वाद दे रहा हूं अपने अनिरुद्ध कुमार सुधांशु को। आज पता लगा वो सुधांशु हैं, मैं अभी तक उनका ये उपनाम नहीं जानता था। सचमुच सुधा दे रहे हैं आप अनिरुद्ध, सुधांशु हैं आप, और सत्यभान तो सत्यभान है ही। इन दोनों ने मिलकर ये जो क्रम चलाया है, ये क्रम अपने आप में सचमुच अमृत दे रहा है। आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं 5 मिनट भले ही हमारे पास है, लेकिन अनिरुद्ध को दे रहा हूँ। आज चाहे तो सत्यभान को भी आप मंच पर ला सकते हैं। अनिरुद्ध, सत्यभान से भी सब लोगों का धन्यवाद आप करा सकते हैं। गुरुजी, आज अनिरुद्ध जी का नेट गड़बड़ कर रहा है, तो आज समापन आप ही करिए इस प्रोग्राम का। जी। अनिरुद्ध को तो हमने सबको ठीक करने के लिए रख रखा है, लेकिन अनिरुद्ध अगर जरा से भी बिगड़ने लगते हैं तो समझिए हमारा तो पूरा कार्यक्रम बिगड़ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे तकनीकी साथ है। है, लेकिन आज बारिश की वजह से नेट गड़बड़ कर रहा है उनका। मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि 10वीं में पढ़ा था, साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। तो अब हम ये आजकल हमें दबोच रहा है मास्टर बनकर। जब तक हम इसे सर्वेंट मानते थे, हमारी जेब में रहता था, और आज अब ये हमारे सर पर चढ़ रहा है। यही कारण है कि जयप्रकाश भी इसके शिकार हुए, कुछ देर के लिए रुद्रेश भी हुए, लेकिन मेरे उमापति जी ने आज श्रावण मास में किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बिल्कुल निर्बाध उनकी बात चली है। तो सचमुच आज की हमारी ये 15वीं कड़ी, जिसका मूल विषय था डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का ये काव्य संकलन तुम भी मेरे साथ चलो, और इस संकलन के माध्यम से रुद्रेश जी ने मुक्तिबोध को याद किया, निराला जी को याद किया, प्रसाद जी को याद किया, और इस तरह से आप देखिए कि आज हमने कितनी महान विभूतियों को निशंक जी की कविताओं के संदर्भ में याद किया है। आज का यह संस्करण अपने आप में अविस्मरणीय हो गया है, और मैं जानता हूं कि निशंक जी अस्वस्थ अवश्य हैं, लेकिन माँ सरस्वती कृपा से वे धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। और आज भी मेरी सूचना है कि उन्होंने भी आपके वक्तव्यों को सुना है, और निश्चय ही वे कुछ देर बाद मुझे अपनी प्रसन्नता व्यक्त करेंगे। आप सबको उनकी ओर से भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। भगवान शिव आप सबके प्रति आपका सबका कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस पुस्तक वार्ता को यहीं विराम दे रहा हूं। अगली पुस्तक वार्ता में एक नए काव्य संकलन के साथ हम लोग फिर से विचार करेंगे, नए वक्ता होंगे, नए अध्यक्ष होंगे, लेकिन आप सब हमसे जुड़े रहिए। इसी अनुरोध के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, और जो लोग जितना भी मुझे सम्मान देते हैं, वो सारा सम्मान मैं उनकी तरफ से माँ शारदा के चरणों में अर्पित कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।